हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज की जो मैथ की क्लास होगी उसमें हम पेपर 2 का एक प्रीवियस ईयर सेट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले आपने 6 क्लास हो चुकी है आपकी, उसमें देखा है। तो रोज एक प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस का सेट हम डिस्कस करते हैं। तो आज पेपर 2, पेपर 1 के भी 4 सेट हो चुके हैं और ये पेपर 3 का तीसरा सेट होगा, पेपर 2 का तीसरा सेट होगा। तो देखेंगे और इन क्वेश्चंस को करेंगे। और लगातार आपकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, जिसमें 15 डे क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें लगातार ईवीएस, एसएसटी और मैथ, सीडीपी इनकी क्लासेस हो रही हैं और अभी जल्दी ही साइंस की भी क्लास होगी। तो आप देखते रहें, इन क्लासेस को रिवीजन करते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। ये जो सेट है ये 11 जनवरी 2023 सीटेट में पूछे गए थे, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन आज उसी के हैं, 11 जनवरी 2023 के सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा ट्रू है? सही कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है बताएं। एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का जो सम है, जोड़ है, वो हमेशा 0 होता है। क्या ऐसा होगा? अब मान लो पॉजिटिव नंबर है 4 और नेगेटिव नंबर है 3, तो इनका जोड़ 0 कैसे हो जाएगा? तो 0 तो तब होता है जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इक्वल होते। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इक्वल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सम ऑफ टू ऑड नंबर, दो विषम संख्याओं का जो सम है वो हमेशा एक विषम संख्या होगा। दो विषम संख्याओं का सम ऑड और ऑड को अगर हम जोड़ें, विषम संख्या और विषम संख्या को अगर जोड़ें तो वो ऑड नंबर होगा। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जैसे 3 एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, पर इनको जोड़ने पर क्या आता है? इवन नंबर। 8 क्या है? इवन नंबर, सम संख्या है। 8 एक सम संख्या है, 8 जो है वो 2 से कट जाती है, तो ये सम संख्या है। तो यानी ये गलत है। अब देखो, दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। तो कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे 4 और 6, तो इनको अगर जोड़ोगे तो योग क्या आएगा? 10। तो 4 भी जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है और 10 भी इवन नंबर है। तो कथन 3 जो है वो पूरी तरह सही है। चौथे को हमें देखने की जरूरत नहीं है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अभाज्य संख्या होता है, ये भी गलत है। देखो 2 और 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, और इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा? एक जो है वो नॉन प्राइम भाज्य संख्या आएगी। 6 क्या है? अभाज्य नहीं है, 6 भाज्य है। 6 अब भाज्य संख्या है, नॉन प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए कभी भी हम दो प्राइम नंबर की अगर गुणा करें तो जो संख्या आएगी वो हमेशा एक भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य। तो ये कथन भी गलत है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट करिए, देखें इस क्वेश्चन को। क्या होगा? इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है? इनमें सबसे छोटी संख्या है ये। तो देखो सबसे पहले पर ये कहाँ रखी हुई है? तो इसमें नहीं है, सबसे पहले स्थान पर इसमें नहीं है। दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब इससे बड़ी इसमें कौन सी है? इससे बड़ी है ये वाली संख्या, ठीक है, 0.06। बाकी तो फिर और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो दूसरे स्थान पर बी में हमें ये मिल जाती है 0.053, 0.06, फिर हो जाएगा 0.5, फिर 0.515, फिर 0.52। तो सही क्रम होगा बी। ठीक है, कर लेंगे इन्हें अरेंज। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका मान बताएं क्या होगा। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, इतना टाइम नहीं है कि आप इसको डिटेल में डिस्कशन करें। तो जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चंस को। यहां पर क्या दिया हुआ है? संख्या दी हुई है एक, और ये 6 अंकों के बाद दशमलव है। कितने अंकों के बाद है दशमलव? डेसिमल पॉइंट 6 अंकों के बाद। अब जो 6 अंकों के बाद है तो अंडर रूट है, तो बाद में 3 अंकों के बाद रह जाएगा दशमलव। और 81 का कितना होता है? 9। 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 के बाद हमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 0 0 बढ़ाने पड़ेंगे। 2 0 बढ़ाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी कर लेंगे। देखो जोड़ा बना के भी कर लेते हैं ना, 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसको देखें, इसमें क्या सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 30 क्वेश्चन है, पूरा करना है सेट और कंप्लीट करेंगे। तो आप भी जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जल्दी जल्दी आंसर दें। देखें क्वेश्चन है 6 की पावर -1 माइनस 7 की पावर -1 की पावर -1, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 की पावर -1 डिवाइड बाई -6 की पावर -1। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 6 की पावर -1 मतलब 1/6 और 7 की पावर -1 मतलब 1/7। अभी इस -1 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ देखो 2 की पावर -1 मतलब 1/2 और 3 की पावर -1 मतलब 1/3। ठीक है, और ये -1 अभी ऐसे ही रहने देंगे और ये डिवाइड है तो -6 की पावर -1 है, तो -6 की पावर -1 क्या हो जाएगा, -1/6। ठीक है, यहाँ पर -1 को हटा दिया। अब देखो तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 42, तो ये 7 इधर चला जाएगा, 6 इधर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे भी हो सकता था। ऐसे इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 इधर 2 इधर। ठीक है, सीधे सीधे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग करा -1/6। अब ये आ जाएगा 1/42 की पावर -1। ये यहां पर आ गया, ये माइनस का साइन है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6 की पावर -1 और डिवाइड में है -1/6। तो क्योंकि घात माइनस में 1 है तो ये ऊपर चले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 42 -6 और भाग को गुणा में बदल दो तो गुणा में ये उल्टे हो जाएंगे तो -6। ठीक है, अब -6 और -6 की गुणा कर दो, तो -6 और -6 की गुणा कर दी तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, प्लस के 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 36 आ गया, जोड़ने पर उत्तर हो जाएगा 78, 78, ऑप्शन डी। क्लियर है, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गए, 6 36। ठीक है, 42 और 36 78 हो गया। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया पूरा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो सही आंसर हो गया 78। अब इसको देखें, Which of the following can be HCF और LCM respective of any two number? किन्हीं भी दो संख्याओं का कौन सा इनमें से HCF और LCM ले से और में से हो सकता है? बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है इनमें जो आपस में ले से में से हो सकती हैं? तो एक बात हमेशा याद रखना, जो LCM होता है वो हमेशा HCF से कंप्लीटली डिवाइड होता है ना, शेष कुछ नहीं बचता, शेष हमेशा शून्य आएगा। तो जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग दोगे तो शेष कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरा पूरा कट जाए? अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो मैं चेक, अगर आपको 372 को 21 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 16 बचे, फिर 2 बचे। अब इसको तुम देखो तो ये 7 बार अगर जा रहा है तो 7 बार 147 हो गया, कुछ ना कुछ शेष जरूर बच रहा है, यहाँ पे 15 शेष बच रहा है। तो शेष नहीं बचना चाहिए। HCF से LCM कंप्लीटली डिवाइड होता है। एक सेकेंड, जो LCM है उसको अगर हम भाग दें HCF से तो वो पूरी तरह भाग जाता है, शेष 0 आता है। ठीक है, बस ये बात आप याद रखो, हमेशा शेष 0 आता है। तो यहाँ पर देखो 38 को भाग करके देखो 342 से, तो जब तुम 342 में 38 का भाग करोगे तो ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। 9 8 72, 7 बचे, 9 3 27 और 7 34, पूरा पूरा 9 बार भाग चला गया, कोई शेष नहीं बचा। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? बी। बाकी भी चेक कर लोगे, सब में कुछ ना कुछ शेष बचेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, कोई भी दो संख्याएं तभी एक दूसरे का एलसीएम एचसीएफ हो सकती हैं जब एलसीएम पूरी तरह एचसीएफ से विभाजित हो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अब इसमें बताएं क्या होगा। 400 का 60%, 400 का 60% और 280 का k % जुड़ के कितना है? 296 है। तो k का मान बताना है। तो k का मान कितना होगा बताएं। देखो 400 का 60% कितना हो जाएगा? 400 का
60%, तो 60% को अगर मैं हटा भी दूं तो अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया 240 प्लस में 280 का k परसेंट भी है, तो 280 गुणा k बटे 100, जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये गया 14 बार, ये गया 5 बार, तो इसको आप 14 बटे 5 k लिख लो, और बराबर क्या है 296। ठीक है, तो 296 में से ये 240 क्या हो जाएंगे, माइनस घट जाएंगे, तो 14 बटे 5 के बराबर 56, और 14 तिया 56, 14 तिया 56 और 3 पंजे 15, तो के का मान कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 14 चौका 56, ये जाएगा 4 बार, 14 चौके 56 और ये आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 5 की उधर गुणा हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा के का 20। ठीक है, कर लेंगे इसे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनके योग में से ये है और ये है, इन दोनों को जोड़ करके इसको अगर घटा दें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, 4a माइनस 7ab माइनस 4b और माइनस 5, इसके जोड़, इसको किसके साथ जोड़ना है, इसको जोड़ना है a प्लस 3b माइनस 4 के साथ। तो मैं एक बार इनकी गुणा कर लेता हूं, तो a की b के साथ हो गई ab, a की माइनस 4 के साथ करी तो 4a, फिर 3 की b के साथ करी तो 3b, और फिर 4 की 3 के साथ तो माइनस के 12। अब इनको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो देखो ये 4a और ये 4a कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस के 7b और ये प्लस के ab, तो माइनस के 6ab, और माइनस के 4b और प्लस के 3b, तो माइनस के b, और माइनस के 5 और माइनस के 12, तो ये हो गए माइनस के 17। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या घटाना है, हमें इसको घटाना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो पहले तो माइनस के 9ab है, तो माइनस के 9ab को ab के नीचे रखो, 12a कहीं पर नहीं है तो उसको अलग रख दो, 12a प्लस के हैं, और माइनस के 2 ये रख दिए, और घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वालों के, तो नीचे वालों के हमने चिन्ह बदल दिए। अब ये प्लस के 9ab हैं और ऊपर माइनस के 6 हैं, तो प्लस के 3ab बचे, और ये माइनस के b ऊपर एज इट इज है, ये नीचे आ जाएंगे। ये माइनस के 17 हैं और ये प्लस के 2 हैं, ये प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 15 बचे, और ये माइनस के 12a नीचे आ गए एज इट इज। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, तो माइनस के 12a माइनस के b माइनस के 15 प्लस के 3ab, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी में हमें मिल जाएगा। करेक्ट है। ठीक है, कर लिया। अब देखो इसे करें, जल्दी से सॉल्व करें फटाफट। यदि एक ही प्रकार के 4 पाइप एक टैंक को 2 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे और 15 मिनट में भर सकते हैं, तो उसी प्रकार के 5 पाइप कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, तो 5 पाइप को कितना समय लगेगा। अगर 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में भरते हैं इसी टैंक को, 2 घंटे 15 मिनट में, तो 5 पाइप कितने समय में भरेंगे। एक पाइप को भरने में कितना समय लगेगा बताओ। अगर अकेला एक पाइप चल रहा होता, एक पाइप को भरने में कितना समय लगता, इसका 4 गुना समय लगता, इसका 4 गुना समय लगता, यानी 2 घंटे 15 मिनट को अगर मैं कहूं तो ये 135 मिनट है, तो 135 मिनट का 4 गुना कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, हमारे 2 14, हासिल का 1 4 540 मिनट। 540 मिनट का मतलब हो गया 9 घंटे। 9 घंटे का समय किसको लगता, अगर हम इसको तो यहां एक पाइप को लगता है 9 घंटे का समय। जब 5 पाइप चलाए जाएंगे तो 9 में 5 से भाग दे दो, 9 घंटे में कितने से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो, तो उतना समय लगेगा। अब 9 घंटे में कितने मिनट थे, दोबारा से वही 540 मिनट थे, तो मिनट में ही आंसर निकाल लो, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 मिनट। अब 108 मिनट का क्या मतलब हो गया, 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो गई ना, तो 5 पाइप में 1 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। बात समझ में आई। सीधे सीधे करा हमने सिंपल तरीके से। 4 पाइपों का समय जितना था
एक पाइप को उसका 4 गुना समय लगेगा। जब एक पाइप को जितना समय लगेगा 540 मिनट, तो 5 पाइप को इससे भाग दे देंगे, 540 को 5 से भाग दे देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन बी सही है। तो 1 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। अब इसको करिए, एक क्लास में जो है बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और जब 3 बॉयज क्लास से चले जाते हैं और 3 गर्ल्स आ जाती हैं तो नया रेशियो हो जाता है 3/7। तो 3/7 रेशियो हो जाता है। तो बताओ शुरू में कितनी गर्ल्स थी, कितनी लड़कियां थी? ठीक है, ये हमें बताना है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात पहले क्या था? अगर हम x के टर्म में करें तो पहले x के टर्म में कर लेते हैं। पहले था x लड़कियां थी, x लड़के थे और y लड़कियां थी। x क्या है? बॉयज हैं, और गर्ल्स का हमने y माना है। ठीक है, ये याद रखें। तो इनका अनुपात था 2:3, और जब 3 लड़के चले गए तो 3 कम हो गए और 3 लड़कियां आ गई, तो नया अनुपात क्या बन गया? नया अनुपात हो गया 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7x - 21, इधर हो जाएगा 3y + 9। और यहां पर हम देखें तो ये कितना था? ये था 3x बराबर था किसके? 2y के। ठीक है, तो यहां पर 7x माइनस के 3y, एक के उधर चले जाएंगे, ये हो जाएंगे 30। अब इसमें आप रख दो वैल्यू, वैल्यू रख देंगे तो रख के देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें अगर x की जगह पर अगर ये रख दें 2/3y रख दें तो क्या हो जाएगा? 2/3y, क्योंकि हमें लड़कियों की संख्या ही बतानी है इसलिए हम y निकाल रहे हैं। -3y = 30। तो 3 को एलसीएम लिया तो ये हो गया 14y, ये बटे के 3 है, माइनस के 9y = 30, 3 उधर चला जाएगा, यहाँ बचे 5y = 90। ये 3 की गुणा इधर हो गई, तो 5y = 90, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 18 बार। तो y का मान आ गया 18, यानी शुरुआत में लड़कियां कितनी थी? 18 थी। ये तो हमने किया जो हमारा किताब का तरीका है, यानी xy मान करके। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? मानो शुरुआत में लड़कियां थी 6 और शुरुआत में अनुपात कितना दिया? 2:3 दिया है, और आपने अगर लड़कियों को मान लिया 6, तो 6 इसका दुगना है 2:3 का, तो इस समय दुगना कर दो तो लड़के कितने होने चाहिए शुरुआत में? 4। और 4 में से अगर 3 कम करोगे और इनमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 3 कम किया 1, और ये जोड़े तो 9। तो नया अनुपात 1:9 बन रहा है, जबकि 3:7 नहीं बन रहा, तो ये गलत है। फिर ऐसे ही 10 के साथ करो। पहली बात तो 10 जो है, 10 लड़कियां क्यों नहीं हो सकती? 10 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो इसको छोड़ दो। फिर 2/3 पहला अनुपात था, और लड़कियां अगर हम 12 मान लें तो 12 है तो ये इसकी 4 गुना है, तो लड़के भी 4 गुना कर दो 2 के, तो 8 हो जाएंगे। 8 में से 3 कम करे और 12 में 3 जोड़े तो ये हो गया 5/15, यानी 1/3। तो 1/3 भी जो है नहीं है, 3/7 है ये तो 12 भी गलत हो गया। अब तो एक ही आंसर बचा 18। ठीक है, इस तरह से भी आप ऑप्शन से इसको करके देख सकते थे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसको करिए, देखिए क्या होगा। x⁴ + 1/x⁴, ये 727 दिया हुआ है, और x - 1/x का मान बताना है। x - 1/x के मान बताना है। तो कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, कल एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो तो x + 1/x की वैल्यू अगर k दी है, तो x² + 1/x² क्या होगा? k² - 2। और x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा? इसको हम कुछ मान लें, a मान लें, ये जो पहला मान आया, तो ये हो जाएगा a² - 2। इसी तरह से चलते रहेंगे। अब ये बात, फिर अगर x - 1/x ये दिया हो और इसको k मान लो, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा? k² + 2। ये ट्रिक बताई थी। x⁴ + 1/x⁴, ये क्या हो जाएगा? इसको a मान लो, जब इसको a मान लोगे तो ये हो जाएगा a² + 2।
जब ये सॉरी एक सेकेंड, जब हमारे यहाँ पर ए ये निकल जाएगा तो हम इसको -2 ही कर देंगे, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू लेकर के आए तो a² -2 करने से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x⁴ प्लस हाँ ये दिया हुआ है x⁴ प्लस 1/x⁴, ये हमें गिवन है, जो कि किसके बराबर मानना है हमें, माइनस वाले सवाल के लिए x - 1/x के लिए इसको a² -2, और ये कितना दिया 727, तो a² कितना हो जाएगा, 2 उधर जुड़ गए 729, तो a का मान कितना आ जाएगा, दोनों तरफ का रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 27, तो a आ गया 27, a किसकी वैल्यू है x² प्लस 1/x² की, ये a यानी ये किसके बराबर है, k² - 2k प्लस 2k। अगर हमें x - 1/x निकालना है तो इसको हमें प्लस 2 के बराबर लेना होगा, तो ये a का मान 27 है, तो 2 घट गए तो k² बराबर कितना हो गया 25, k बराबर कितना हो जाएगा 5। अब जो k आया है यही क्या है, x - 1/x है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रिक से, जो मैंने ये चीज बताई है ये उस ट्रिक से हो जाएगा। अब अगर हम इसको वैसे सॉल्व करते तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 727, तो यहां पर भी 2 जोड़े और यहां पर भी 2 जोड़ दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये हो गया 729, तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया, वर्गमूल कर दिया, x² प्लस 1/x² बराबर हो गया 27 आ जाएगा। अब फिर इसमें से 2 घटाए और इसमें से भी 2 घटाए, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा x - 1/x का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 25 के, तो x - 1/x किसके बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30, 40 और 110, ये कौन है, इतने इस कोण वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनके कोण यही हो, तो बताओ 30, 40 और 110 वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज तो हम कितने भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि भुजाओं की लंबाई तो बदली जा सकती है ना, कोण भले ही 130, 30 और 40 रहे, पर भुजाओं की लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, इसका आकार तो बड़ा छोटा किया जा सकता है, इसके आकार को लेकर के तो कोई कंडीशन नहीं दी है, केवल कोण की कंडीशन है, और कोण तो जो है बदले भी जा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, तब भी कोण समान रहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पर इतने ही कोण लेते हुए एक और इसी के ऊपर बना के दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जूम इन जूम आउट करने से कोण थोड़ी बदलते हैं, पर कितने ही त्रिभुज बन सकते हैं, त्रिभुज कितने भी बन जाएंगे पर कोण जो है समान रहेंगे, तो यानी ये हो जाएगा अपरिमित, इनफिनाइट, अनेक। ठीक है, मैनी, बहुत सारे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनकी संख्या अनंत है, गिने भी नहीं जा सकते कितने बनाए जा सकते हैं, कोण हमेशा समान रहेगा, जब हम आकार को छोटा बड़ा करते हैं तो कोण नहीं बदलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसमें देखें ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी, दूसरा एक पीक्यूआर ट्राइंगल है। ठीक है, 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं जिसमें AB 3.1 है, AC 4.5 है, PR 3.1 है, QR 4.5 है, और PRQ 60 है, और एंगल BAC भी 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है दोनों। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांग सम है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है एक BAC, और एंगल A को है वो 60 डिग्री है,
और ऐसे ही हम मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है पी आर क्यू, पी आर क्यू, जिसमें आर जो है वो 60 अंश है। अब ए बी की लंबाई 3.1 है, 3.1 है, और पी आर की लंबाई भी कितनी है, 3.1 है। क्यू आर की लंबाई, क्यू आर कितना है, ये 4.5 है, और ए सी की लंबाई भी कितनी है, 4.5 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दो भुजाएं सर्वांग बराबर भी हैं और अनुपातिक भी हैं, ठीक है, रेशियो में भी हैं। दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजा और एक कोण बराबर है या अनुपातिक है, तो इसमें कौन सी सर्वांग समता हो जाएगी, कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस इसमें बनेगी, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। सर्वांग समता, तो सर्वांग समता का चिन्ह जो है वो ऐसे लगाना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये इक्वल टू लगा दिया क्योंकि, ठीक है। तो ये एक कौन सा ट्रू होगा, आप देखो ट्रू कौन सा होगा, बी ए सी अगर हो तो पी आर क्यू हो, तो ए बी सी जब कहेंगे तो ए बी सी, ए बी सी, तो हमें कहना होगा आर पी क्यू। तो देखो ए बी सी के आगे आर पी क्यू कहाँ लिखा है, ये लिखा बी में, सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट, ए यहां है तो 60 डिग्री पे आर लेना होगा, ए बी सी तो आर पी क्यू, ठीक है। तो कौन से ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है ट्राइंगल आर पी क्यू के, ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल साइड और साइड इक्वल हो जाएंगे, दो साइड एक एंगल समान अनुपात में है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखें, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी जिसमें साइड बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया और सीए को बिंदु ई तक बढ़ाया गया, और बीएई 115 है और एसीडी 104 है। तो एंगल एबीसी और बीएसी में कौन सा बड़ा होगा, देखो ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, इसमें बीसी को डी तक बढ़ाया, ऐसे कर दिया, ये डी तक बढ़ा दिया, और सीए को ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दिया ई तक, ठीक है, यहां ई तक बढ़ा दिया। अब कौन देखो बी ए ई, ये वाला बाहर वाला कौन, ये 115 है, और ए सी डी ये बाहर वाला कौन, ये 104 है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो ए बी सी में, ए बी सी ये वाले कौन की बात हो रही है, ए बी सी, और बी ए सी ये वाला, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, बात समझ रहे हैं आप, ये बी ए सी और ए बी सी, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। तो पहले ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये 104 है तो ये कितना हो जाएगा, 76, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180। अब 65 और 76 कितना आ चुका है, 141, तो यहां ये कितना बच जाएगा, 39 डिग्री। अब आपको क्लियरली पता है कौन सा बड़ा है, बी ए सी बड़ा है, तो एंगल बी ए सी बड़ा है, और वो कितना है, बी ए सी वो 65 डिग्री है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई, बी ए सी बड़ा है 65 डिग्री होगा, बताओ। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अच्छा कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, यहां पर एक चीज देखें, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो वो 65 था और ये 39 था, है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 26 डिग्री का अंतर हो जाएगा, इनमें अंतर बताना है कितना बड़ा है ना, डिफरेंस। बीएसी अगर बड़ा है, जो भी बड़ा है इनमें, और वो हाउ मच कितना बड़ा है, तो 26 डिग्री बड़ा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर अंतर पूछा है। अब इसमें देखिए ट्रायंगल की जो साइड है वो 3, 4 और ये दी हुई है x+1, ठीक है, 3 साइड है, x कोई पूर्णांक हो सकता है, तो उसका मान क्या होगा, क्या हो सकता है बताओ। अगर कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 और 4 हैं तो x क्या हो सकता है बताओ, x क्या हो सकता है,
किसी त्रिभुज की दो भुजा हमें पता है, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब इनमें क्या हो सकता है, पहले तो इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। तो अधिकतम जो कम से कम 1 से तो थोड़ा ज्यादा ही चाहिएगा, क्योंकि अगर हमें कोई भी ट्राइंगल बनाना है तो इसकी बीच का जो गैप है, इन दोनों की लंबाइयों का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर का है तो गैप तभी कंप्लीट हो सकता है जब हम क्या करें कि कोई कम से कम 1 सेंटीमीटर से थोड़ी बड़ी कोई तीसरी साइड लें। ये बात क्लियर हुई। और इन दोनों का जोड़ कितना है, 4 और 3 7। तो 7 अगर हम ले लें 7, तो 7 पे फिर क्या होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, यानी 7 से छोटा ही होना चाहिए। इन दोनों के जोड़ से तो छोटा होना चाहिए, 7 नहीं हो सकता। ठीक है, 7 पे फिर वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा किसी भी तरह से। ये समझो, अगर ये 4 है, अगर ये 4 है और ये 3 है, तो ये कभी भी जब अगर ट्राइंगल बनाना है तो ये 1 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर का गैप तभी कंप्लीट हो सकता है जब यहां पर 1 सेंटीमीटर से बड़ी कोई तीसरी रेखा आए। और फिर अगर मैं इनको बिल्कुल ऐसे कर दूं तो एक 7 सेंटीमीटर से थोड़ी कम की रेखा हमें चाहिएगी, तभी ये ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 1 से 6 सेंटीमीटर तक चल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 1 से ज्यादा और 7 से कम दिया होता तो बेस्ट ऑप्शन वो होता, पर इनमें से देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 से 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल का रेशियो हमें दिया है 3:5:4। अच्छा ये सही लिख लो, 3:5:4:6। ठीक है, ये दिया हुआ है। 4 कोण होते हैं ना एक चतुर्भुज के, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, 3 अनुपात। ठीक है, और हमें बताना है सबसे छोटे और बड़े एंगल का सम, जोड़ कितना है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे और बड़े कोण का जोड़ कितना है। तो एक चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, एक चतुर्भुज के होते हैं 4 कोण। ठीक है, ए बी सी डी 4 कोण होते हैं। ठीक है, इन चारों का हमें अनुपात दिया है, ये 3x मान लो, ये 5x मान लो, ये 4x मान लो, ये 6x हमें दिया हुए हैं। और हमें ये पता है कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 3 5 8 8 4 12, 12 और 6 18। तो 18 बराबर कितने हो जाएगा, 360 के। 18 बराबर 360, तो 1 बराबर हो गया 20 के, 20 डिग्री के। ठीक है, तो सबसे छोटा कोण कितना है, 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 60। और सबसे बड़ा कौन सा है, 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो अब इन दोनों का जोड़ हमें बताना है, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3x + 4x + 5x + 6x बराबर 360। ठीक है, बात वही है, ये आ गया 18x तो बराबर 360, स्कूल में ऐसे ही करते थे। तो x बराबर 20 डिग्री, तो x का मान 20 आ गया। सबसे छोटा कोण 3x निकाल लेंगे, सबसे बड़ा कोण 6x, तो दोनों का जोड़ सीधे ही निकाल दो, 9x, तो 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा। दोनों कोणों का जोड़ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ देखो 180 सही है। अब नेक्स्ट देखिए, करें इस क्वेश्चन को। एक हॉल की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसकी एक लंबी दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। एक लंबी दीवार, जो सबसे लंबी दीवार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक हॉल है, कमरा है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कमरा है, और इसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है इसकी 32 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। तो लंबी दीवार कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं। तो हमारी लंबी दीवार कौन सी है, ये वाली दीवार लंबी है, जो 60 मीटर जिसकी लंबाई है और ऊंचाई 8 मीटर। तो ये हमारी लंबी दीवार है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60 × 8, सीधे सीधे कितना आ गया 480 वर्ग मीटर। क्लियर है, 480 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक, ठीक है, एक दीवार का पूछ रहा था जो सबसे लंबी दीवार है उसमें। तो 2 लंबी दीवार है, दोनों बराबर की हैं, तो कोई सी का भी निकाल दोगे तो 480 आएगा। अब इसमें देखो सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का
बेलन का आयतन क्या होगा, उसमें व्यास दिया हुआ है यानी डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो उसकी रेडियस की त्रिज्या की 7/8 है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देख लो, डायमीटर दिया है जो कि 8 सेंटीमीटर है व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की 7/8 है, तो त्रिज्या की 7/8 है, त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का 7/8 कितना हो गया 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। अभी मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ इसको। और हमें निकालना है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। फॉर्मूला याद रखेंगे, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 4 और स्क्वायर तो 2 बार रख दिया, एच का मान 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से इसको 2 बार काट लो, तो ये कितना आ जाएगा 22 गुणा 8, तो 22 गुणा 8 जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा 176। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र याद रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, तो करेक्ट आंसर हो गया बी 176। अब इसमें बताएं, एक घन के सभी फलक 3 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने पर लागत आती है 1152 रुपए। ठीक है, 1152 रुपए की लागत आती है। हम एक किसको पेंट करा रहे हैं, एक क्यूब को पेंट करा रहे हैं। तो बताओ इसकी लंबाई, किनारे की लंबाई, एक साइड की लंबाई क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एज। क्लियर है? तो एक क्यूब क्या होता है, क्यूब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसको हम क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, तो इसे हम कहते हैं क्यूब यानी घन। क्लियर है? तो अगर मैं घन की बात करूं, क्यूब की बात करूं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a⁻3, इन तीनों को a मान लें, ये एक लंबाई है a, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। और अब जब हम इसको पेंट करेंगे तो 6 की 6 दीवार पेंट होंगी, और 6 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, ये 6 दीवारों का क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर। और हमने पूरे पेंट का खर्चा कितना आया 1152, कितने रुपए, एक मीटर का कितना दिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर का दिया 3, तो कुल वर्ग सेंटीमीटर आयतन कितना हो गया, इसको कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 384। क्षेत्रफल कितना था 384, तो कुल क्षेत्रफल आ गया 384, फिर 6 से इसको कैंसिल करो, तो ये कितना आ जाएगा 384, ये आ जाएगा 64। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 64 आ गया, तो वर्गमूल ले लेंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा, एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट करने पर एक साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां पर जो कुल लागत है, कुल लागत को दर से भाग देने पर हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ये याद रखेंगे, कभी भी अगर हम पेंटिंग वगैरह कराते हैं तो पेंटिंग में हमें एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल। तो एरिया निकालने के लिए क्या करो, कुल लागत जो है टोटल कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, दर से, जो रेट दिया होता है उससे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो हमारा एरिया आ जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया था। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया हमें पता चल गया, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है ही, टोटल सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर, फिर 6 से इसको कैंसिल कर दिया, ये 64 आ गया, वर्गमूल लेने पर 8 आ गया, यानी भुजा की लंबाई कितनी है 8 है। और क्योंकि ये घन है तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी 8, 8 और 8 ही होगी, क्योंकि घन में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनका जो है मीडियन k है, ये संख्याएं हैं 10, 8, 2, 7, 3, 5 और 1, इनका मीडियन k है। और अगर 10 को 1 से बदल दिया जाए, 10 की जगह क्या रख दिया जाए 1 रख दिया जाए, तो नया मीडियन r हो जाता है। और k माइनस r क्या होगा ये बताना है, k माइनस r क्या होगा। तो आपको मीडियन यानी माध्यिका के फॉर्मूले पता होने चाहिए, मीडियन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं माध्यिका। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक तो यहां पर अंक कितने दिए हुए हैं 6 और 2 8, जब सम संख्या दी हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं 8 दिए हैं जैसे, तो अगर यदि ये सम n क्या है संख्याओं की संख्या, n जो है सम संख्या है, n अगर सम संख्या ठीक है सम संख्या है, तो माध्यिका कौन सी होगी
तो माध्यिका होगी n/2 वा पद यानी टर्म प्लस n/2 + 1 वा पद टर्म डिवाइड बाई 2, जब ये सम संख्या है। और यदि हमें विषम में दी गई होती संख्याएं, मान लो ये 8 की जगह 7 दिए होते, यदि n बराबर विषम होता यानी कुल संख्याएं विषम होती, ऑड होती है ना, पहले इवन दी थी तो हमने ये लगाया, अगर ये ऑड होती तो माध्यिका यानी मीडियन क्या निकलता, तो मीडियन क्या आता, तो n + 1/2 वा टर्म, ठीक है, 2 वा पद, ये फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पर देखो, क्योंकि ये 8 है और 8 को इनको बढ़ते या घटते क्रम में पहले हम लगा लेंगे, तो बढ़ते क्रम में हमने लगाया 1 2 3 5 7 8 8 और 10। पहले जरूरी है कि आप इनको घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करें। अब कुल 8 हैं तो 8/2, तो माध्यिका कितनी निकलेगी, हमें k निकालना है, k का मान निकालना है, माध्यिका जो इनकी माध्यिका कितनी है k, तो k कितना होगा n/2, 8/2 यानी 4वां पद, तो 4वां पद है 5 और 4वें पद में 1 और जोड़ लो तो 5वां पद क्या है 7, और इन दोनों को जोड़ के 2 कर दो, ठीक है, 5 और 2 7 और 5 12, 12/2 आंसर आ जाएगा 6, तो k का मान कितना आ गया 6। अब वो कह रहा है अगर 10 को 1 से रिप्लेस कर दें, 10 की जगह क्या कर दें 1 कर दें, अब संख्याएं क्या क्या है, अब 1 है और ये वाला भी 1 है और 2 3 5 7 8 और 8, संख्याएं अभी भी 8 है पर इस बार 2 1 1 हो चुके हैं। तो अब माध्यिका कितनी होगी, क्या अब माध्यिका पे कोई अंतर आएगा, देखो अब देखो चौथा पद कौन सा है, चौथा पद है 3 और 5वां पद है 5/2 यानी 8/2, आंसर कितना है इस बार माध्यिका आई हमारी 4। तो अब पहली माध्यिका k थी और दूसरी माध्यिका क्या थी r, तो k - r कितना होगा 2, k - r क्या हो जाएगा 2, 6 में से 4 जाएंगे 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। पहले हमने माध्यिका निकाली जब हमारे पास ये संख्याएं थी, फिर जब 10 की जगह 1 आ जाएगा तो 1 शुरू में आ जाएगा, घटते बढ़ते क्रम में लगाने पर तो 1 शुरू में आ जाएगा, तो देखोगे कि चौथे स्थान पर 3 आ गया और 5वें स्थान पर 5 आ गया, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा सम संख्याओं वाला ही, n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, तो यहाँ पर चौथा पद 3 है और 5वां पद 5 है, यहाँ पर चौथा पद 5 था और 5वां पद 7 था, तो माध्यिका आई थी 6 और अब माध्यिका आई 4, तो 6 और 4 के बीच अंतर हो गया 2 का, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है, तो 2 सही है। अब नेक्स्ट देखें, इसको देखें, पूर्णांक 1 से 100 तक एक पूर्णांक 1 से 100 तक कोई भी एक संख्या हमने चुनी अपनी मर्जी से, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, ऐसे कितने चांस होंगे कि वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। तो 7 के पहाड़े में अगर मैं देखूं, 7 का पहाड़ा 7 से शुरू हो जाएगा, 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21, ऐसे हम चलते रहेंगे, ठीक है, 7 2 7 70 और आगे जाओगे 77, फिर 7 जोड़ोगे 84, फिर 7 जोड़ोगे तुम तो इसमें कितना हो जाएगा 91, फिर 7 जोड़ोगे तो 98, इसके बाद तो आगे चले जाएगी बात 100 से आगे। तो करीब 14 संख्या ऐसी हैं जो 7 के पहाड़े में आ रही हैं 1 से 100 तक, बात समझ में आई, 14 संख्या तो ऐसी हैं जो 7 के पहाड़े में आती हैं, और बाकी के 100 नंबर में से अगर कोई भी नंबर आ जाए इन 14 को हटा के, यानी बाकी की संख्या कितनी बची 86, सॉरी बाकी की संख्याएं आपकी बची 86 संख्याएं। अब उन 86 संख्या में से कोई सी भी संख्या आ जाए, कुल संख्या कितनी थी 100, तो वो 7 से विभाज्य नहीं होगी, इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 86/100, तो इसको कैंसिल कर लो, भले ही 2 से काटा तो ये 43 बार और ये 2 से काटा 50 बार, तो संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कितनी है 43/50। और अगर ये पूछता कि वो 7 से विभाज्य होगी तो ये तो क्या है नॉट डिविजिबल बाई 7, 7 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता तो ये है। और डिविजिबल बाई 7 की अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता डिविजिबल बाई 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, कुल 14 संख्याएं हैं ऐसी जो 1 से 100 तक आती हैं और वो कट जाती है, ये 14 संख्याएं तो हैं,
ये कुल कितनी संख्या है? 14। और ये 1 से 100 तक के बीच की हैं, तो तब आंसर होता हमारा 7/50। पर अभी क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन डी, क्योंकि उसने हमसे नहीं वाला पूछा है। क्लियर? तो सही आंसर हो जाएगा 43/50। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, गणित शिक्षण के। तो जो मैथ के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, अब जल्दी जल्दी इनको करना है। करिए। कौन सा पैटर्न की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम दर्शाता है? पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने के लिए क्या सही है? तो क्या सही है? पहले पैटर्न बनाएं, फिर पैटर्न को बढ़ाएं, एक्सटेंड करें और पैटर्न पहचानें। दूसरा है पैटर्न बढ़ाएं, पहले एक्सटेंड करें, फिर आइडेंटिफाई करें, पहचानें और फिर बनाएं। या फिर पहले क्या है? पैटर्न पहचानें। सबसे पहले क्या होता है? पैटर्न पहचानें, फिर उस पैटर्न को बढ़ाएं और फिर पैटर्न बनाएं, क्रिएट करें। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। देखो ये याद रखना, पैटर्न का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करना है पैटर्न में? आइडेंटिफाई कौन सा पैटर्न है। उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, और भी नए पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 इसी क्रम में आप याद रखेंगे। आइडेंटिफाई पैटर्न, एक्सटेंड द पैटर्न और क्रिएट द पैटर्न। ये सही क्रम होता है पैटर्न के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का। तो ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा। गणित शिक्षक द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए किसको? बच्चों की गलतियों को। ऑप्शन 1 कह रहा है बच्चों की गलतियों को अनदेखा करना चाहिए। क्या ये सही होगा? इग्नोर करना सही होगा क्या गलतियों को? ये तो गलत ही हो गया। गणित में बच्चों द्वारा की गई गलतियों को इग्नोर करना गलत है। अच्छा, रेगुलर टेस्ट द्वारा कम किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए। गणित में जो गलतियां हैं उन्हें रेगुलर टेस्ट द्वारा कम से कम किया जाना चाहिए। अच्छा, अगला देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो गलतियां हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक भाग है। इससे जो है इन गलतियों से बच्चे को भी सीखने को मिलता है और हमें भी ये पता चलता है बच्चा कहाँ पर जो है गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसके कॉन्सेप्ट को कहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है। तो जो गलतियां होती हैं वो हमेशा एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, तो ये मानना ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, और हमें जो है क्या करना चाहिए? डेल्ट बाय फोकसिंग ऑन रिगरस सॉल्विंग, कठोर समाधानों पर बल देना चाहिए और कठोर समाधान करके समाधान पर ध्यान केंद्रित करके निपटा जाना चाहिए, प्रश्नों के कठोर समाधान पर। तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर नियमित परीक्षण द्वारा कम किया जाना चाहिए, थोड़ा ठीक है, बट उपयुक्त आंसर सी है, इसलिए हम बी को भी छोड़ देंगे। तो हमारा क्या है? सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पैटर्न का ही सवाल है। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे गए, द्विघात समीकरण दिए हैं। ये सारे द्विघात समीकरण के लिए कुछ दिए हैं। तो बताइए, अगर एक बच्चा जो है द्विघात समीकरण को कुछ ऐसे हल करता है, सॉल्व करता है, ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करता है, तो कौन से छात्र द्वारा की गई गलती को, जो उसने गलती की है उस बात को कौन से स्टेटमेंट में दिखाया गया है? स्टूडेंट की गलती को कौन सा स्टेटमेंट सही बता रहा है? अब गलती कहाँ हुई है पहले तो ये देखो कि उसने गलती करी कहाँ है। पहले ये देखना है हमें कि बच्चे ने कहाँ गलती की है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, यहां पर इसको हटा दीजिए 2 को, ये 2 यहां पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया? अपनी तरफ से दोनों तरफ 9 जोड़ दिया, दोनों तरफ 9 जोड़ दिया, तो ये बन गया x + 3 का वर्ग और ये हो गया 36। अब उसने एक x + 3 को वर्गमूल करने के बाद दोनों तरफ का वर्गमूल कर दिया और x + 3 बराबर रख दिया 6, और फिर इसको यहाँ पर x बराबर लेकर के आ गया 3। ठीक है, तो जब x बराबर 3 का मान ले आया तो क्या उसने क्या गलती की है यहाँ पर बताइए? तो उसने दोनों तरफ जोड़ दिया, बट उसको करना क्या चाहिए था? यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए था? x का मान निकालने के लिए x² + 6x, इस 27 को इधर लाना चाहिए था, -27 = 0, ये करना चाहिए था, क्योंकि उसने ऋणात्मक जो मूल है उसको शामिल नहीं किया, है ना। बच्चे ने यहाँ पर क्या किया? इसको इधर नहीं लाया, इस वजह से क्या हुआ कि उसके जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ गए सारे। अब 27 के ऐसे टुकड़े जो घट करके 6 आ जाए, तो ये आएंगे 9x - 3x। सही आंसर मैं बता रहा हूँ, देखो इसका ये होता है। तो x कॉमन लिया तो x + 9 - 3 कॉमन लिया तो ये x + 9 = 0, तो ये हो जाएगा x + 9 और ये हो जाएगा x - 3 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -9 और x की वैल्यू यहाँ दूसरी आ जाएगी, x की वैल्यू 3, दोनों को बराबर 0 रखने पर। तो हमारा जो उसने एक मान तो निकाल दिया x = 3, पर x = -9 नहीं निकाला। तो क्या नहीं किया उसने? सॉल्यूशन में
ऋणात्मक जो नेगेटिव रूट था, नेगेटिव रूट ऋणात्मक मूल को शामिल नहीं किया। तो ऑप्शन 3 क्या गलती है यहाँ पर, ऋणात्मक मूल को शामिल नहीं किया। गलत बीजीय पहचान का उपयोग किया, नहीं। 9 जोड़ना जो है वो गलत था, नहीं ऐसा गलत नहीं था, पर उसने जो नेगेटिव को इग्नोर कर दिया वो गलती थी। कोई गलती नहीं थी क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, पर गलती हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, यहाँ पर ऋणात्मक मूल को शामिल नहीं किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसमें बताएं गणित शिक्षक को किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गणित शिक्षक को किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किस पर फोकस नहीं करना चाहिए। डेवलपिंग द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स बिल्कुल करना चाहिए, सही बात है। बच्चे के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए गणित में, ये तो सही है। और जो स्टूडेंट हैं उनकी जो है प्रोग्रेस को जानने के लिए अलग अलग असेसमेंट की जो है स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहिए, यानी वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटजी टू नो द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर, ये भी सही है। टीचर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग जो है तरीके से मूल्यांकन करे और बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको जाने, ये सही है। गणित में छात्रों द्वारा विकसित गलत धारणाएं, जो बच्चों के मन में जो मिसकंसेप्शन आ गए, क्या उस पर टीचर को फोकस करना चाहिए? बिल्कुल फोकस करना चाहिए, तभी तो वो मिसकंसेप्शन को क्लियर कर पाएगा। तो मिसकंसेप्शन पर भी फोकस करना चाहिए। केवल गणित में समस्याओं को हल करना चाहिए, ओनली जो है जो प्रॉब्लम्स गणित के चैप्टर्स में दी हुई हैं, जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो ये ओनली की वजह से देख लो, यहाँ मैंने बताया हमेशा ओनली वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कौन सा गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और हमारा सही आंसर भी डी ही होगा। सही आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो केवल गणित की समस्याओं को हल करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट करें, इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा इसका सही आंसर बताएं। एक टीचर जो है पूछता है स्टूडेंट से अपने गणित की कक्षा में, और उन्हें 2 समस्या को हल करने के लिए कहता है। 2 क्वेश्चन है वो हल करने के लिए दिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना है, 30 है। तो इसकी तीनों भुजाओं की माप क्या होगी। ठीक है, तीनों भुजाएं बतानी है, जबकि उसकी तीनों भुजाओं का जोड़ 30 है, और तीनों भुजाएं अलग अलग कितनी होगी। फिर दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आधार और ऊंचाई कितना होगा। तो बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, क्यों दिए गए हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्यों? क्योंकि यूजिंग द इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स, ये प्रॉब्लम्स किसका एग्जांपल है, आगमनात्मक विधि का, या खुले प्रश्नों का उपयोग कर रहा है टीचर, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, बंद प्रश्न है, या फिर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है छात्रों को एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, क्षेत्रफल और परिमाप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है यहाँ पर बताओ, टीचर बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, देखो समद्विबाहु का परिमाप कितना है, 30। अब जब हमें तीनों भुजाओं का जोड़ पता है, 2 भुजा बराबर हैं, तो 2 भुजाएं ए है यानी 2a और b, इनका जोड़ है 30। अब बाकी a और b तो कुछ भी हो सकते हैं ना, a और b की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हर बच्चे के लिए a और b का मान अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया 36 है, पर उसका आधार और ऊंचाई तो कुछ भी हो सकते हैं। आधार और ऊंचाई के लिए तो अभी हमें फिक्स कोई चीज पता ही नहीं है। तो यानी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुला प्रश्न है, जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो टीचर मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, ताकि वो बच्चों की सोचने की क्षमता का विश्लेषण कर सके, सोचने की क्षमता का विकास कर सके। ठीक है, उनके सोचने की क्षमता का विकास कर सके, उनमें अपसारी चिंतन के गुण का विकास कर सके, इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, डाइवर्स थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताएं। एनसीएफ 2005 में जो हमारा जो मैथ है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल पर जो गणित है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना, ये तो है, बच्चों को हमें मैथमेटिशियन तरीके से सोचने के लिए
जो है डेवलप करना है ताकि वो मैथ के तरीके से सोच सकें। साथ ही उनमें डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क का विकास करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है, ठीक है। और ग्रेट मैथमेटिशियन बनाना, महान गणितज्ञ बनाना नहीं, ये उद्देश्य नहीं होगा। निपुण, कुशल, महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक बनाना, ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। बच्चे क्या बनेंगे ये भविष्य में कोई नहीं जानता, पर जीवन में उनके गणित कितना उपयोग में आएगा उसके लिए उनको तैयार करना ये जरूरी है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं, उनके दिमाग जो है वो डेवलप हो, उनमें समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो। तो ये सब उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उनमें तर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित हो, चिंतन करने की क्षमता विकसित हो, योग्यता विकसित हो। तो इस तरह के ऑप्शन सही होते हैं, ना कि वो बड़े गणितज्ञ बन जाएंगे, वो गणित में कुशल हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, महारथी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह के उद्देश्य जो है हमारे शिक्षा के नहीं होते हैं, ना प्राथमिक स्तर पर होते हैं ना ही उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। और समस्या समाधान के कौशल का विकास करना ये तो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताएं इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का बताएं। एक शिक्षक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बहुत सी वस्तुओं पर जो बिक्री और छूट के विज्ञापन कलेक्ट कर लिए। अखबार में आते हैं ना, सेल लगी है, 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, वो सारे विज्ञापन कलेक्ट कर लिए और उन्हें अपनी मैथ की कक्षा में दिखाया। तो इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा टीचर कर रहा है, क्या पर्पज है? टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, टू मेक द क्लास enjoyable and interesting after solving many problems, to identify the gifted students in his class, to show the student the importance of reading newspaper। तो बताओ क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रतिशत का वास्तविक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, इसलिए जो है टीचर क्लास में वो जो परसेंटेज के जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ना, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, इतनी पर छूट, इतने प्रतिशत छूट, तो उनको कलेक्ट करके लाया कि परसेंटेज आपके जीवन में कहाँ कहाँ यूज होती है, आप कहाँ कहाँ परसेंटेज को देखते हैं। तो वो समझाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है, या इसलिए भी नहीं है कि कौन कौन से टैलेंटेड छात्र हैं, कौन कौन से छात्र जो है परसेंटेज के सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें पता करना है। तो उन्हें ये अखबार दिखाऊंगा और वो फटाक से बता देंगे 200 का सामान 100 में मिल रहा है। हमारा ये आइडेंटिफाई करने का उद्देश्य नहीं है, हमें ये बताना है कि हाँ भी परसेंटेज तुम्हारे डेली लाइफ में काम आती है, ठीक है। छात्रों को समाचार पढ़ने का महत्व दिखाना है, तो न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैथ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हटा देंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसमें बताएं क्या सही होगा, क्या सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है? टू डेवलप द एस्टिमेशन स्किल इन मेजरमेंट, मापन में अनुमान लगाने का कौशल विकसित करने के लिए क्या सही नहीं है? तो अनुमान लगाना मापन का पूर्व कौशल है, प्री स्किल है, ये तो सही बात है। अनुमान लगाना एक मापन का एक तरह से पूर्व कौशल ही है, ये तो सही है। हमें बताना क्या सही नहीं है। और अनुमान लगाना यानी एस्टिमेशन स्किल जो है वो लीड करती है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अनुमान लगाने से समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है, ये भी सही है, ये बात भी सही है। और अनुमान लगाने से एस्टिमेशन स्किल से हेल्प मिलती है, किसको स्ट्रेंथन करने में? मेजरमेंट स्किल को, मापन कौशल को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, ये बात भी सही है। अनुमान लगाने का कौशल अगर अच्छा होता है तो मापन का कौशल भी अच्छा हो जाता है, ये बात भी सही है। तो गलत क्या है? लास्ट वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो जो एस्टिमेशन स्किल है वो रिड्यूस करती है किसको? नीड फॉर लर्निंग द मेजरमेंट स्किल, अनुमान लगाने के कौशल से मापन कौशल सीखने की आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप अनुमान लगाने का कौशल सीख रहे हैं तो मापन कौशल नहीं सीखेंगे क्या? क्या आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। अनुमान लगाने से मापन कौशल सीखने की आवश्यकता कहीं से कम नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इसको करिए, क्या होगा सही? कक्षा 6 के छात्रों के लिए डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा हैंडलिंग ये एक टॉपिक होता है कक्षा 6 में। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है? डेटा हैंडलिंग के विचारों से संबंधित खोजपूर्ण परियोजना, क्या करना है? एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट हमें कोई देना है जिसमें बच्चे डेटा हैंडलिंग के बारे में खुद से सीखें, खोज करके सीखें। तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट देंगे कक्षा 6 में?
टीचर टेल द स्टूडेंट टू मेजर देयर ओन हाइट एंड रिकॉर्ड एंड द फाइंडिंग्स। शिक्षक छात्रों को कहता है अपनी ऊंचाई को नापें और उसको अपने को उसमें नोट करें, ठीक है, रिकॉर्ड बनाए उसका। स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट कलेक्ट डाटा ऑन टाइम स्पेंड बाय देम इन वेरियस डेली एक्टिविटीज एंड देन ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा। विद्यार्थी क्या करते हैं यहाँ पर, अपने दिन में किस किस गतिविधि में कहाँ कहाँ समय बिताया वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको फिर लिखते हैं और फिर उसका कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि कहाँ पर ज्यादा समय बिताया कहाँ पर कम समय बिताया, यानी वो उसको पूरे डाटा को एनालिसिस भी करते हैं, हैंडल भी करते हैं। स्टूडेंट मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ एंड पाई चार्ट ऑन ए डिस्प्ले चार्ट, ठीक है, क्या करते हैं एक डिस्प्ले चार्ट पर विभिन्न प्रकार के चित्रलेख और पाई चार्ट बनाते हैं, तीसरे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन में स्टूडेंट आर मेड टू लर्न डाटा हैंडलिंग यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का उपयोग करके जो है बच्चे क्या सीख रहे हैं, डाटा हैंडलिंग सीख रहे हैं। तो कौन सा आंसर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है? देखो यहाँ पर अपनी हाइट रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, हाइट नापी और लिख ली, बट इसमें क्या करा, उसको एनालाइज नहीं किया कि कौन कौन बच्चा क्लास में लंबा है, कौन कौन बच्चा क्लास में छोटा है, कितने बच्चे जो है इस 4 फुट से ज्यादा के हैं, कितने बच्चे 5 फुट से ज्यादा के हैं, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। जबकि दूसरे ऑप्शन में उनको एनालिसिस भी करना है, उन्होंने टाइम स्पेंड करने पर समय कितना बिताया उस पर डाटा कलेक्ट किया और फिर उस डाटा को एनालिसिस किया कि कहां पर उन्होंने कितना समय बिताया, किस एक्टिविटी में कितना समय बिताया, किसमें ज्यादा समय बिताया, किसमें कम समय बिताया। तो इसलिए जब वो एनालिसिस भी कर रहे हैं तो यहाँ पर डाटा हैंडलिंग ज्यादा इन्वॉल्व है, डाटा को बहुत ज्यादा जो है वो एनालिसिस भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फोटोग्राफ और पाई चार्ट बनाना ये डाटा हैंडलिंग को डिस्प्ले करता है, पर डाटा हैंडलिंग को जो है वो डाटा कलेक्ट उन्होंने नहीं किया, उस डाटा का एनालिसिस उन्होंने नहीं किया, वो पूरे डाटा का एक तरह से फाइनल पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर से सीखना ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर से डाटा हैंडलिंग सीखना एक अलग बात है और खुद से करके डाटा कलेक्ट करके उस डाटा से जो है एनालिसिस करना वो एक अलग बात है। तो दैनिक जीवन से सीखना ये सबसे उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बी सही था। Which among the following is most appropriate tools for assessing open-ended problem in mathematics? ठीक है, ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस हैं, खुले अंत वाले प्रश्न का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा टूल क्या होगा? पोर्टफोलियो, चर्चा, रूब्रिक्स, टर्म एंड एग्जाम, इन चारों में कौन सा होगा बताओ? सबसे अच्छा क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, टर्म एंड एग्जाम होंगे क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन में? अगर हमें बहुत सारे उत्तर चाहिए तो हम उनके एक पेपर बना करके उनके आंसर लेंगे क्या या डिस्कशन करेंगे? तो सबसे बेहतर तो होगा डिस्कशन करना। और रूब्रिक्स से अगर हम आकलन कर दे रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का कितने प्रतिशत भाग सही किया या कहाँ तक के लेवल को उसने अचीव किया। क्योंकि रूब्रिक्स में जो मूल्यांकन होता है वो स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन होता है, कितनी कोशिश की गई, अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, इस तरह से, या बहुत खराब या उत्कृष्ट। तो कई लेवल पे हम चेक करते हैं, अलग अलग लेवल पे। तो आंसर जो है वो कितना बेहतर है इस आधार पे देखा जाता है, ना कि आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आंसर करेक्ट के कितना करीब है या करेक्ट से कितना अच्छा है या कितना खराब है, जब हम अलग अलग लेवल पे एनालिसिस करते हैं तो वो होता है रूब्रिक्स, ठीक है। तो बेहतर ओपन एंडेड क्वेश्चन है हमारे। कैसे क्वेश्चन है? ओपन एंडेड, क्योंकि इनके कई सारे आंसर होंगे, कोई एक फिक्स आंसर तो नहीं होगा। जब हमारे एक फिक्स आंसर नहीं होगा तो हमें उनके आंसर को ही अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सा आंसर कितने बेहतरी की तरफ है, कितना जो है या बेहतर से दूर है। तो इसको हम एनालिसिस डिस्कशन द्वारा कर सकते हैं, रूब्रिक्स द्वारा कर सकते हैं, टर्म एंड एग्जाम से नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो से भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। तो आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपकी जो है क्लास चल रही है, तो डेली क्लास करिए। 15 डे क्रैश कोर्स जो है ये कंप्लीट होने वाला है। सीटेट का एग्जाम भी आपका नजदीक आ चुका है, तो सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। चैनल पर जाकर के वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे, अलग से प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो उस प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।